हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीपीडीएफ पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज ब्रजेश और आज की क्लास में हम देखेंगे कि पटवारी में जो इंग्लिश का क्या सिलेबस रहता है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, देखिए एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास उसकी सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या कौन कौन से जो हैं कि टॉपिक पे मेरी अच्छी कमांड है और किन किन टॉपिक पे मुझे जैसे वर्क करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि सब आप एक कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हो। जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसके जब आपके कितने मार्क्स उसमें से आते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे मेरे मार्क्स कमाए हैं और मुझे यहाँ पे तैयारी करनी है। आज के जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश का जो पटवारी में सिलेबस क्या रहता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। राइट, जैसे देखिए 2016 में पटवारी का 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो पहला एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया था और फिर दोबारा एग्ज़ाम हुआ था। राइट, तो इनमें जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आए थे दोनों ही एग्ज़ाम में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे करना क्या है, आज की क्लास में आपने हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप आंसर करते हो, यहाँ पे आप आंसर करते हो और मान लीजिए वो गलत हो जाता है, सो दैट इज़ नॉट टू वरी अबाउट। ओके, देखिए यहाँ पे आप गलत कर दो कोई बात नहीं, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर हम गलत करते हैं तो इट मैटर्स ए लॉट। राइट, क्योंकि वहाँ पे एक एक मार्क के लिए, एक एक नंबर के लिए जो है काफ़ी बच्चे हमसे आगे पीछे हो सकते हैं। कोशिश कीजिए आज की एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा आपने आंसर करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले इंग्लिश का जो सिलेबस होता है पटवारी का, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए जो सबसे पहले जो सिलेबस इस बार दिया गया है उसमें क्या क्या आने वाला है। नंबर 1 इज ग्रामर। ओके, ग्रामर। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक होता है जिसमें जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगती है। ओके, देन थर्ड जो टॉपिक है दैट इज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। राइट, नेक्स्ट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। देन नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, देन कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पेल चेक। ओके, देन आर्टिकल, देन प्रीपोजिशन, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, फिर एक्टिव पैसिव और फिर करेक्शन इन सेंटेंसेस, देन जेंडर, देन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, देन इडियम। अब देखिए अगर इस सिलेबस को हम देखते हैं तो हमें यह लगता है कि ऑलमोस्ट सारी इंग्लिश ही कवर हो रही है। राइट, बट फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो हमने जरूर करने हैं। एक बार देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि मुझे अच्छे से कवर करने हैं। सबसे पहला है एरर स्पॉटिंग का। राइट, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, जब हम एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें मेरे जो ग्रामर के जो कंसेप्ट हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। राइट, जब भी आप एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, हमने एरर फाइंड करनी होती है, फिर हमने उसको करेक्ट करना होता है। कोशिश करनी है कि एरर स्पॉटिंग पे आपने अच्छी से प्रैक्टिस कर लेनी है। राइट, देन सेकंड टॉपिक इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जैसे एरर करेक्टिंग है इसी तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या पूछा जाता है, अक्सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक सेंटेंस दिया जाता है और उसका एक पार्ट को, एक पोर्शन को बोल्ड इटैलिक कर देते हैं या अंडरलाइन कर देते हैं और फिर नीचे ऑप्शंस होती हैं तो हमें ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है कि जो बोल्ड पार्ट है अगर उसमें एरर है तो उसको हम किस ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। राइट, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन वोकेबलरी है, जैसे अपोजिट और सिमिलर वर्ड्स एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो नीचे ऑप्शन दी गई हैं उसमें से जो गिवन वर्ड है उसका अपोजिट और या नियरली सेम वर्ड क्या है। वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, वोकेबलरी पे काम करना है। समटाइम देखिए अगर मेरे ग्रामर के कंसेप्ट नहीं भी क्लियर हैं या कम क्लियर हैं तब भी वोकेबलरी अगर मेरी अच्छी है फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका मैं आंसर कर सकता हूं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स।
पंजाब पटवारी के एग्जाम की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक पे जैसे 2 या 3 क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, राइट। और फिल इन द ब्लैंक्स में भी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ईदर वी नीड टू फिल प्रेपोजिशन और एन आर्टिकल, राइट। तो प्रेपोजिशन और आर्टिकल पे अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है। और नेक्स्ट इज इडियम एंड फ्रेजेस। देखिए वोकैबुलरी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, मैं आपको बता देता हूं फिर दोबारा कि जो इडियम एंड फ्रेजेस का टॉपिक है वो चाहे कोई भी एग्जाम हो वहां पे इस पे जो क्वेश्चंस हैं बहुत आते हैं। अब आपको पता ही है इडियम क्या होते हैं, ठीक है, और फ्रेज क्या होती है। जैसे कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको हम फ्रेज कहते हैं। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, देखिए फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक आ गई है तो वहां पे हमें एक फ्रेज इंसर्ट करनी है। अब फ्रेजल वर्ब, फ्रेजेस में क्या है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, जो वर्ब जिसके साथ प्रेपोजिशन लगी हो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। फॉर एग्जांपल जैसे लुक आफ्टर है, ओके, तो लुक आफ्टर का मीनिंग क्या हो गया, जैसे देख रेख करना किसी की, ओके, केयर करना। और अगर मैं कह देता हूं कि लुक फॉर, राइट, तो लुक फॉर का मतलब क्या हो जाता है, जैसे सर्च करना, कुछ किसी चीज की तलाश करना। सो ऐसे ही जब वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगती है तो उसका ऑल टुगेदर मीनिंग चेंज हो जाता है। सो हमने क्या करना है, कुछ फ्रेजल वर्ब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, राइट। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि पटवारी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं कि जो पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 2016 में 2 बार एग्जाम हुआ था, तो दोनों बार इंग्लिश के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। बट बिफोर दैट मैं आपसे एक चीज फिर कह रहा हूं कि जब भी आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो तो तुरंत आपने क्या करना है, कोशिश करनी है आंसर करने की, राइट। जब आप यहां पे आंसर करोगे तो आपको खुद खुशी होगी कि आपने आंसर ठीक जो जैसे आंसर का जवाब जैसे ठीक दिया है। और अगर गलत होता है तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यहां पे आप गलती करो तो इट डजंट मैटर, बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन गलत होता है तो इट मैटर्स ए लॉट, ओके। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था 2016 के एग्जाम में, दैट वाज सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड, राइट। एक वर्ड था, गिवन वर्ड था, उसका अपोजिट हमने ढूंढना था, राइट। सो देखिए क्वेंट क्या होता है, अगर हम क्वेंट की बात करें तो क्वेंट क्या होता है, जैसे कुछ विचित्र, कुछ अजीब, ओके, बिजारे या जैसे अनयूजुअल, राइट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अनयूजुअल, अनयूजुअल, ठीक है, विचित्र। तो अगर हम ऑप्शंस को चेक करते हैं, अब अगर हम ऑप्शन को देखें तो क्या आंसर होना चाहिए, यस आंसर प्लीज, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इसका हमने क्या करना है, अपोजिट, ऑप्शन में से अपोजिट सेलेक्ट करना है। यस, व्हाट शुड बी माय आंसर, अनयूजुअल, होल हार्टेड, राइट, स्वीट और ऑर्डिनरी। सो यहां पे देखिए अनयूजुअल मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे इसका सिमिलर वर्ड है एक तरह से, राइट। स्वीट भी इसका सिमिलर वर्ड आ जाता है एक तरह से। होल हार्टेड जो है इसका मीनिंग या इसके रिलेटेड नहीं होता है। और जो फिर मेरे पास जो ऑप्शन रहती है क्या है, ऑर्डिनरी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑर्डिनरी, ओके। सो जिनका आंसर सही था वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक पे क्वेश्चन आया था, राइट। एंड द सेंटेंस इज द जज कॉम्प्लीमेंटेड द यंग विटनेस फॉर स्टैंडिंग अप टू द डैश क्रॉस एग्जामिनेशन। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए यहां पे जो राइट आंसर होना चाहिए, द जज कॉम्प्लीमेंटेड द यंग विटनेस फॉर स्टैंडिंग अप टू द क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए कोर्ट में जब एग्जाम क्रॉस एग्जामिनेशन होती है तो दैट इज वेरी
टायरिंग जॉब, टायरिंग, ओके, जैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे थकावट वाला काम होता है, बहुत तनाव का काम होता है वहाँ पे, राइट। सो द जज कम्प्लीमेंटेड द यंग विटनेस फॉर स्टैंडिंग अप टू द, यहाँ पे क्या आएगा फिर, ग्रिलिंग। सो राइट आंसर इज ग्रिलिंग। ग्रिलिंग मीन्स एग्जॉस्टिंग, टायरिंग और वेयरिंग, ओके, काफ़ी थका देने वाला, जैसे या जैसे काफ़ी टायरिंग हो, वेयरिंग हो, या जैसे एग्जॉस्टिंग हो, उस चीज़ को हम कहेंगे ग्रिलिंग। सो यहाँ पे जो राइट आंसर था दैट इज सी, ओके। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक पे था, राइट। अब देखिए ये जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें भी आगे ये होता है कि किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह की चीज पूछी गई है, राइट। सो स्टेटमेंट क्या है, द सिटी वॉज प्लंज्ड डैश डार्कनेस ड्यू टू सडन फेल्योर। यहां पे एक्चुअल में पूछा क्या गया है कि कौन सी प्रपोजिशन है वो यहां पे जो फिट होगी। सो व्हाट शुड बी माय आंसर हियर, ओके, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। थ्रू आ सकता है, टू आ सकता है, इनटू आ सकता है, या अंडर। यस, कोशिश कीजिए, आंसर कीजिए। द सिटी वॉज प्लंज्ड डार्कनेस ड्यू टू सडन फ्लेयर। देखिए जो प्रेपोजिशन प्लंज के साथ आएगी यहां पे, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि कौन सी प्रेपोजिशन वो आएगी यहां पे। सो द राइट आंसर इज इनटू, राइट। जो पूरा का पूरा शहर है अंधकार में डूब गया जब इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर हुई, या इलेक्ट्रिसिटी जैसे बिजली चली गई, ओके। सो क्या आएगा, द सिटी वाज प्लंज्ड इनटू। सो यहां पे प्रेपोजिशन इंसर्ट करनी थी, राइट। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। सो यहां पे हमें क्या करना है, देखिए यहां पे हमें जो इन चारों सेंटेंस में से जो करेक्ट है उसको हमने सिलेक्ट करना था। पहला सेंटेंस है, इट इज द ड्यूटी ऑफ ए गुड होस्ट टू वेट ऑन द गेस्ट। यस, देखिए क्या आंसर हो सकता है, देखिए नेक्स्ट इज, इट इज द ड्यूटी ऑफ ए गुड होस्ट टू वेट अप टू द गेस्ट। नेक्स्ट इज, it is the duty of a good host to wait the guest. Then D option is, it is the duty of a good host to await the guest. So which one is the correct sentence from these sentences? Try to answer the question. देखिए सबसे ज़रूरी है कि जब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें थोड़ा जैसे पैशनेट होना चाहिए, हमें आंसर करना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि मेरा आंसर गलत होता है या सही होता है, बट आई शुड आंसर, ओके। सो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। क्या ए ऑप्शन वाला सेंटेंस ठीक है, बी वाला ठीक है, सी वाला या डी वाला? सी, अगर हम पहले वाली ऑप्शन को चेक करते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ ए गुड होस्ट टू वेट ऑन द गेस्ट, सो दिस इज नॉट करेक्ट, राइट। वेट ऑन द गेस्ट नहीं आएगा, राइट। देन अगर मैं सेकंड को चेक करता हूं, इट इज द ड्यूटी ऑफ ए गुड होस्ट टू वेट अप टू द गेस्ट, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, right. Now let's look at the third option. It is the duty of a good host to wait the guest, so this is also
इनकरेक्ट, एंड द एक ही ऑप्शन मेरे पास रह गई है, दैट इज डी, ये करेक्ट है। राइट, अब देखिए कैसे, इट इज द ड्यूटी ऑफ ए गुड होस्ट टू अवेट, टू के साथ क्या लगी है, अवेट। अवेट क्या होता है, इंतजार करना, राइट, अवेट, ठीक है। अवेट क्या है, एक वर्ब है। अब देखिए टू के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, या टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अक्सर एग्जाम में आता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, टू के साथ या तो जेरेंड आएगा या इन्फिनेटिव आएगा, राइट। So next question is question number 5. Select the word which is nearest in meaning to the following word. So the given word is ghastly and options are number 1 appalling, unearthly, phantom, then spectral. Yes, what should be my answer here? देखिए ऐसे क्वेश्चन का हम आंसर तभी कर पाते हैं जब हमें हमारी वोकेबलरी अच्छी हो, या हमें जो गिवन वर्ड है उसका मीनिंग पता हो। सो घास्टली का जो मीनिंग है दैट इज टेरिबल, डरावना, भयावह, ओके, आवफुल, और जैसे ग्रिम। तो घासली का मतलब है जो डरावना हो, भयावह हो, टेरिबल हो, और जैसे आवफुल हो या ग्रिम हो, तब हम घासली वर्ड यूज करते हैं, राइट। एंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ओके, तो जो घासली का जो क्लोज नियरेस्ट मीनिंग वाला जो वर्ड होगा दैट इज अपैलिंग, ओके। नाउ अनअर्थी, अनअर्थी क्या होता है, जैसे अननेचुरल और अनयूजुअल, और फैंटम जैसे भूत प्रेत के रिलेटेड है, और स्पेक्ट्रल ये भी जैसे भूत प्रेत के रिलेटेड ही वर्ड है, ओके। स्पेक्ट्रल भूत प्रेत से कोई संबंधित कोई चीज है तो हम उसको स्पेक्ट्रल कहते हैं, राइट। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द नियरेस्ट जो वर्ड है घासली के दैट इज अपैलिंग, तो ए इज द राइट आंसर हियर, ओके। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये पटवारी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। यस, अगेन एक फिल इन द ब्लैंक है यहां पे। फिर मैंने आपको जैसे बताया फ्रेजल जो वर्ब है वो इंपॉर्टेंट रहती हैं अक्सर एग्जाम में। बहुत एग्जाम हैं जिन पे फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि ट्रिकी पार्ट ही ऐड करना है, नॉर्मल तो क्वेश्चन सभी को आते होंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जब भी देखिए चाहे किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर ट्रिकी पार्ट को पहले उठाता है और उस पर ही क्वेश्चन डालता है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए सेंटेंस को हम अगर पढ़ते हैं तो क्या है, एज आई एम इल प्लीज डैश द डॉक्टर। सो राइट जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या होगी, सेंड एट, सेंड डाउन, सेंड फॉर या सेंड ऑन। चलिए आंसर कीजिए। यस, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सी देखिए अब यहां पे अगर हम मीनिंग समझें सेंटेंस का तो क्या निकल के आता है, जैसे कि मैं बीमार हूं, डॉक्टर को बुला दीजिए। और जो राइट फ्रेजल वर्ब है यहां पे जो आना चाहिए यहां पे दैट इज सेंड फॉर। सेंड फॉर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज के किसी को बुलाना, राइट, जैसे किसी के लिए बुलावा भेजना। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, सेंड फॉर, ओके।
So let's see question number 8. Mark the correct form of phrasal verb. Again question on phrasal verb to be filled into the following sentence out of the four given choices. Right? And the given sentence is, I will dash the room this morning. I will dash the room this morning. टाइडी एट आ सकता है, ऑप्शन ए है टाइडी एट, ऑप्शन बी इज टाइडी ऑन, ऑप्शन सी इज टाइडी अप एंड ऑप्शन डी इज टाइडी फ्रॉम. यस, लेट्स सी किन किन का आंसर यहां पे सही आता है. इसको मैं कहूंगा कि ये एक इजी क्वेश्चन था, राइट? तो क्या आंसर होना चाहिए, ए, बी, सी या डी? अब देखिए यहां पे आई विल डैश द रूम दिस मॉर्निंग, और अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं सब में टाइडी है, और टाइडी का मतलब होता है जैसे साफ सफाई करना, राइट? साफ सफाई करना, चीजों को अरेंज करना, दैट इज टाइडी. टाइडी के साथ जो प्रेपोजिशन आएगी वो क्या आएगी, टाइडी अप. ओके, सो राइट आंसर विल बी टाइडी अप. I will tidy up the room this morning. ओके, सो इस तरह से मैंने आपको जैसे बताया फ्रेजल वर्ब की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. दूसरा इडियम्स हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और फिल इन द ब्लैंक में आर्टिकल और प्रेपोजिशन ये बहुत आते हैं. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 जो है दैट इज मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आउट ऑफ द फोर चॉइसेस. राइट, यहां से हमने वो सेंटेंस सिलेक्ट करना है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो कि करेक्ट है. एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज आई एम रीडिंग ए नॉवल ऑफ कॉनरेड्स. राइट, सेकेंड ऑप्शन इज आई एम रीडिंग ए नॉवल ऑफ कॉनरेड. C option is I am reading a Conrad's novel, and D option is I am reading a Conrad's फिर novels. Yes, try to answer the question. थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, ठीक है? तो आंसर कीजिए. लेट्स सी how many of you answer this question. Yes, A option को देख लेते हैं एक बार. I am reading a novel of Conrad, right? Then B option is I am reading a novel of Conrad. Then C option is I am reading a Conrad's novel, and D option is I am reading a Conrad's novels फिर apostrophe s. Yes, try to answer the question. देखिए अगर मैं ऑप्शन को चेक करता हूं, आई एम रीडिंग ए नॉवल ऑफ कॉनरेड, राइट, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहां से मुझे ये नहीं पता लगता. यहां से अगर मैं सेंटेंस को पढ़ता हूं तो मुझे ये लगता है कि कॉनरेड पे कोई नावल लिखी गई है, कॉनरेड पे नावल लिखी गई है, मैं वो पढ़ रहा हूं. ठीक है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि कॉनरेड ने कोई नावल लिखी है, कॉनरेड के द्वारा कोई नावल लिखी गई है, नहीं उस चीज की नहीं कि कॉनरेड की नावल है, कॉनरेड पे लिखी हुई कोई नावल है. राइट, so similarly I am reading a Conrad's novel, this is also incorrect. Then D option double apostrophe s है, ये भी wrong है. So right answer is only A,
आई एम रीडिंग अ नॉवल ऑफ कॉनरेड, राइट। जिन जिन का आंसर सही है, गुड। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आउट of the 4 choices. Again we need to find the correct sentence from the given options. So option A is this all idea is crazy. Option B is this idea all is crazy. And option C is this idea whole is crazy. And D option is this whole idea is crazy. So what should be the answer here? Let's see how many you answer the question. बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे फटाफट. यस, अब देखिए अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं, दिस ऑल आइडिया इज क्रेजी, सो दिस इज इनकरेक्ट. राइट, आइडिया जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. दिस लगा हुआ है तो इट मीन सिंगुलर नाउन है, वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है. तो यहां पे मुझे पता है कि होल लगेगा. राइट, अब होल में भी ये भी गलत है. अब होल जो है उसमें भी दो ऑप्शंस हैं, उसमें भी दो ऑप्शंस हैं. दिस आइडिया होल इज क्रेजी और सी ऑप्शन दिस होल आइडिया इज क्रेजी. अब मुझे पता है कि जो मोस्टली जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आती है. एम आई राइट? एडजेक्टिव जो है वो अक्सर जो नाउन है उससे पहले आती है, जैसे ही इज अ गुड बॉय. राइट, सो इस तरह से जो राइट आंसर है यहां पे वो क्या होना चाहिए? दैट इज डी. राइट, सो देखिए मैंने जैसे आपको बताया है कि ठीक है एग्जाम में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आने हैं वो कितने आने हैं? 10 क्वेश्चन आने हैं. मान लेते हैं कि क्वेश्चंस अब देखिए इंग्लिश में अगर हम देखें तो इन्होंने तो सारा सिलेबस बता दिया कि ये कुछ आएगा. राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने वो टॉपिक छोड़ देने हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है. हमने सिलेबस तो सारा ही कवर करना है, बट जो हमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है कि वो टॉपिक जिन पे ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं या जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, हमें उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है. राइट, जैसे एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन. अभी जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं 2 बार एग्जाम में सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन आए हैं. और फिर तीसरी चीज़ है कि जैसे फिल इन दी ब्लैंक के क्वेश्चन बहुत आते हैं. अब फिल इन दी ब्लैंक्स में भी, फिल इन द ब्लैंक में भी हमें क्या इंसर्ट करना पड़ता है? नंबर 1 या तो आर्टिकल होगा वहां पे जो इंसर्ट करना होगा, या प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ब. राइट, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं फ्रेजल वर्ब क्या होती है. जैसे वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगी होती है, तो जब भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन डिफरेंट होती है तो उसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है. तो आपने इन टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम में हम देखिए एक ऐसे कभी नहीं कर सकते कि ये टॉपिक नहीं आएगा, ये या मैं ना कवर करूं, या समटाइम कोई भी जो से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसको कॉम्पिटिटिव भावना से ही हमने तैयार करना है. सो नथिंग शुड बी, ऐसे नहीं होना चाहिए कि भी ये पोर्शन मैं छोड़ दूं. तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. अगेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं आपने इन पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है. राइट, नाउ एज आई टोल्ड यू, आई एम ब्रिजेश, आई एम फ्रॉम अबीपीडिया. सो अबीपीडिया क्या है? अबीपीडिया एक 360 डिग्री प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छा जैसे मटेरियल, अच्छा जैसे कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं. ओके, सो लेट्स हैव ए लुक. सी अबीपीडिया इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, 360 डिग्री प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी अच्छे से कोई भी एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे नायब तहसीलदार का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे स्टेट एग्जाम कोई भी हो, हर एग्जाम की तैयारी आपकी बेस्ट तरीके से करवाई जाती है. यहाँ पे देखिए आपको जो कोर्स हैं हर तरह का कोर्स मिलेगा. अब इसकी देखिए फीचर्स क्या हैं?
हर कोर्स में जितने भी वीडियोस हैं, जितने फॉर एग्जांपल कोई कंप्लीट कोर्स है तो हर कोर्स के साथ, हर वीडियो के साथ आपको स्टडी नोट्स मिलते हैं, हर वीडियो के साथ एक टेस्ट लगा होता है। अब इसका बेनिफिट क्या रहता है, मान लीजिए आपने कोई वीडियो देखा है और वहाँ पे आपने साथ के साथ टेस्ट किया है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो टॉपिक है वो कितना क्लियर हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट इज कि आप उसको दोबारा से कर सकते हो, जितनी मर्जी बार उस वीडियो को आप देख सकते हो। सो इस तरह से जो इसके जो फीचर्स हैं, कोर्स के जो फीचर्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, राइट। चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे नायब तहसीलदार की, क्योंकि अभिमन्यु एक ब्रांड है, यहाँ पे काफ़ी जैसे सिविल जैसे पीसीएस में हमारे यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी गए हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है और जैसे इसका जो URL है दैट इज़ abhipedia.abhimanyu.com। जब आप यहाँ पे आते हो तो अगर आपने कोई कोर्स सेलेक्ट करना है, मान लीजिए आपने पटवारी का कोर्स लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, चूज एग्जाम पे आप क्लिक करोगे। देन चूज एग्जाम पे जब हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट जो आता है दैट इज पंजाब एलाइड एग्जाम, वहां पे आएगा पंजाब पटवारी एग्जाम। ओके, तो पंजाब पटवारी एग्जाम पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन जो आ जाएगी वो पंजाब पटवारी का पोर्टल आ जाएगा पूरा, राइट। अब पंजाब पटवारी के पोर्टल पे वहां पे देखिए 3 चीजें हैं, एक तो नंबर 1 फुल वीडियो कोर्स, दूसरा टेस्ट सीरीज, फिर माइक्रो कोर्स, राइट। यहां पे देखिए एक बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है। मान लीजिए इन केस आपको लगता है कि मुझे कंप्लीट कोर्स नहीं लेना है, या मेरे कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से, कुछ सब्जेक्ट मेरे अच्छे से तैयार हो चुके हैं, तो आप इंडिविजुअल कोई कोर्स यहां से ले सकते हो। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, या जैसे फॉर एग्जांपल क्वांट या इंग्लिश, या कोई भी आप कोर्स यहां से ले सकते हो। फर्दर यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट में भी अगर आपको लगता है कि मेरा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे मैंने प्रिपेयर करना है, मेरा एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक है जो वीक है, अगर तब भी देयर इज ऑप्शन, यहाँ पे एक माइक्रो कोर्स की ऑप्शन है। जब आप माइक्रो कोर्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो टॉपिक सभी दिखाई देंगे उस सब्जेक्ट के, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी आप ले सकते हो। ओके, यस। सो देखिए यहाँ पे अगर हम माइक्रो कोर्स पे क्लिक करते हैं तो जैसे जनरल स्टडीज आ गया है, ठीक है, तो ऐसी तरह से करंट जीके इंग्लिश आ गया है, फिर लॉजिकल रीजनिंग क्वांट, फिर पंजाब जीके, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर नॉलेज, पंजाबी लैंग्वेज, राइट। तो आपको जो लगता है आप या तो सब्जेक्ट का कोर्स ले सकते हो, अगर आपको लगता है मान लीजिए इंग्लिश है या मान लीजिए क्वांट है, क्वांट का कोई टॉपिक लेना है आपने, तो फिर आप कहाँ पे क्लिक करोगे, टॉपिक कोर्स पे। ओके, तो इस तरह से देखिए बहुत पावरफुल जैसे फीचर्स हैं, राइट। अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, देखिए अब एग्ज़ाम के कौन से आ रहे हैं, जैसे नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपने नायब तहसीलदार की अच्छी तैयारी है, अब तो टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने ये फाइंड आउट करना है कि मेरे कौन से टॉपिक वीक हैं, तो आप एक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है टेस्ट सीरीज़ की, आप नायब तहसीलदार के लिए टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, आप पटवारी के लिए टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। सो दिस इज ए 360 डिग्री प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपकी कोई भी कोर्स है, कोई भी एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी आपकी एक सिस्टमेटिक वे से हो पाती है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आपने भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।